गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितनी थ्योरेटिकल पार्ट थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनके इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो, हमने ये सब देख लिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में जितने रूल्स हैं, ठीक है, जितनी मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है? इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब ये क्या बोला गया? इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर किसी भी पार्टिकल में वेव नेचर है, किसी भी मैटर में वेव नेचर है, तो यानी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो क्या शो करता है? पार्टिकल क्या शो करेगा? एक वेव नेचर शो करेगा, है ना? एक वेव नेचर शो करेगा और दूसरा क्या नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर शो करेगा। ठीक है, तो वेव नेचर में देखिए उनके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा, स्पीड होगा, होगा ना। या तो जब वेव नेचर होगा तो उसके पास स्पीड होगा यानी मोमेंटम होगा, और जब पार्टिकल नेचर होगा तो उसके पास क्या होगा? मास होगा। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि देखिए, अगर एक समय पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, एक ही समय पे एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फाइंड इट्स मोमेंटम एंड मास। यानी एक ही समय पे हम उसका मोमेंटम और उसका मास फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा। ठीक है, एट द सेम टाइम द पार्टिकल वी कैन नॉट फाइंड द मोमेंटम एंड द मास ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विच शोज बोथ द नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगे और क्या कहा कि ये हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी, मोमेंटम और मास अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। क्या? h/4 के। ये हमेशा अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? h की वैल्यू h/4 से ज़्यादा होगा मोमेंटम और मास की वैल्यू, हमेशा किसी भी केस में। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम क्वांटम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिज़्म में क्या होता है ना कि हम इसमें फाइंड करेंगे कि ऑर्बिटल के शेप्स क्या हैं, एनर्जी क्या है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है, ठीक है, एक वैलेंस सेल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, उनको कैसे उसमें डाला जाता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज करूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिज्म यही बताता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन, एटम और सबसेल और सेल्स के बीच में कैसे उसका ओरिएंटेशन डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे उसे डिज़ाइन करके रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
अब ये क्या बताएगा ना, नंबर ऑफ शेल्स। अगर एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, उसके पास नंबर ऑफ शेल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। इन्हीं ऑर्बिटल का नंबर बताता है कि कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे, ठीक है, एनर्जी बताएगा कितना होगा, ठीक है। चलिए, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे देखिए, अगर हमारे पास KLMN है तो शेल का नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4। अब एक चीज़ और देखिए, हम इसको नेमिंग कैसे करते हैं, के से शुरू करते हैं, KLMN, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, हमने KLMN से शुरू किया क्योंकि बुक में दिया हुआ था। आप हो सके तो किसी और से शुरू करिए, आप ABCD से शुरू कर दिए, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ना नंबर ऑफ सेल्स कितना आएगा, देखिए सेल्स ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब देखिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n, क्या होता है, सॉरी 2n नहीं, n स्क्वायर होता है, क्या होता है, n स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है फॉर्मूला, 2n स्क्वायर। और ये क्या है, n है, ये नंबर्स क्या है, n है, ठीक। अगर हम n के जगह पे 1 रखें तो k में ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 1 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब यही हम अगर n के जगह पे 2 रखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 4, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 2 8, है ना। अब अगर हम n के जगह पे 3 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9 2 18 आ रहा है क्या, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, n कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 16 16 32, कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर्स क्या होंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है। देखिए क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है। देखिए ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल, n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, n इज नंबर ऑफ शेल्स। अब देखिए शेल क्या है, एक तरह से एक सेल क्या है, एक घर है। आप इमेजिन करिए, एक शेल हमारा एक घर है, ठीक। और ऑर्बिटल क्या है, रूम्स हैं, ठीक है। तो एक घर में कितने रूम है ये फॉर्मूला बता देगा, n स्क्वायर वाला, ठीक है। और बोल रहा है कि एक रूम में अगर 2 लोग रहते हैं, एक रूम में अगर 2 लोग रहते हैं तो उसमें कितने लोग रहेंगे, उस घर में कितने लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए मेंबर्स हैं जो उस रूम में स्टे करेंगे। ऑर्बिटल क्या है, नंबर ऑफ रूम्स है, और n क्या है, नंबर ऑफ हाउस है, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहा है, देखिए अगर एक घर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। नंबर ऑफ 2 है, हाउस नंबर 2 है, ऑर्बिटल कितने हैं, 4 हैं, तो कितने लोग रह जाएंगे, 8 लोग। ऐसे ही 9 है तो 18 लोग, 16 है तो 32 लोग। एक चीज़ और देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए भैया, देखिए जब भी हमेशा हमें कोई भी नोबल गैस या फिर स्टेबल कंपाउंड देखते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 2 8 18, ठीक है, 32 ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, 2 8 13 ऐसे देखते हैं, ठीक है, 2 8 18 32, ठीक है। चलिए आप इसको आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। ये नोट हो गया, ये था पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट दिस नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इन एन एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे है ना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है वो देखेंगे हम लोग। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बचे हुए हैं, इस लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा।
ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये क्या बोलता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट डिफाइंस द नंबर ऑफ सबशेल। अब देखिए हमने क्या निकाला था, ऑर्बिटल निकाले थे। ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। अब उस रूम्स में कितने रूम्स हैं, देखिए क्या हो रहा है, मतलब ऑर्बिटल है हमारे पास, उसमें भी क्या है, सब शेल कितने हैं, यानी SPDF ये सब क्या है, ठीक है, सब शेल्स आते हैं, ठीक है। अब वो कितने, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल, इट टेल्स अबाउट द numbers of subshell, नंबर ऑफ सबशेल। अब देखिए इसके लिए क्या बोलता है, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। अब सबशेल निकालने के लिए इसको तो सबसे पहले देखिए L से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबशेल निकालने की क्या है, 2L+1, 2L+1, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल है। अगर हम देखते हैं KLMN है 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर इसकी जगह पे हम इसको रखें, ठीक है, इसके पे इसको रखें, सॉरी 0 1 2 आएगा, ये 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे लेते हैं। 0 रखेंगे तो इसमें सबशेल कितने आ गए, 1, इसमें रखेंगे 1 तो कितना आ गया 3, इसमें रखेंगे कितना आ गया 5, इसमें रखेंगे कितना आ गया 7, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ सबशेल्स आएंगे, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ सबशेल्स आएंगे। इसमें हम सबशेल्स देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम इसके बाद तीसरा देखेंगे, ठीक है, 2L+1, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है भैया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। अब ये क्या बताता है, ये बोलता है कि भैया वो जो शेल है या फिर वो जो एटम है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना शो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, ये वो बताता है। इट टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा क्या देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, देखो अगर एक रूम में एक जैसे दो लोग को रख दिया जाए, एक जैसे दो लोग को रख दिया जाए, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? अगर दोनों झगड़ालू होंगे तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अगर दोनों एकदम शांत होंगे क्या दोनों सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना, स्पिन में हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखते हैं। जैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही क्या करते हैं, स्पिन भी देता है। एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो हर सबशेल में हर और उसमें कितने दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? हमेशा अपोजिट होना चाहिए। दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट मस्ट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या होना चाहिए? या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए या तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ें। चलिए ये नोट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ठीक है। अब अगला प्रिंसिपल है ना हमारा, अगला प्रिंसिपल है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। भैया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अब हमसे कोई पूछ लिया कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो हम शील्डिंग इफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर विच अट्रैक्ट और बाउंड द इलेक्ट्रॉन is called
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, एंड इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब क्या होता है ना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ क्या है, शेल्स हैं, जिसमें सब सेल हैं और जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो क्या होगा देखिए, टू 18 वाला मैंने आपको बताया था, वही रूल हम देख रहे हैं। अब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा पावर किस पे लगाएगा, पहले शेल पे, फिर उससे थोड़ा कम क्या करेगा, दूसरे शेल पे, फिर क्या करेगा, तीसरे शेल पे। तो जैसे जैसे शेल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा, वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, पावर क्या होगा, घटता जाएगा। क्या होगा, इस शेल पे और कम लगेगा, अगर इस शेल पे देखा जाए तो और कम लगेगा, इस शेल पे देखा जाए तो और कम लगेगा, इस शेल पे देखा जाए तो और कम लगेगा। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, घटता जाएगा, है ना, पावर घटता जाएगा। इस पे इफेक्टिव क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके पावर को क्या करते हैं, रोक देते हैं, उसी क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट हो गया। आप-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए आप-बाउ प्रिंसिपल क्या हो गया। अब हमको देखना है आप-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का आप अपने बुक से देख के डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। आप-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, चलिए देखते हैं उसके आप-बाउ प्रिंसिपल क्या होते हैं। आप-बाउ प्रिंसिपल होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब भरे जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कई सारे सबसेल्स हैं, ठीक है, रूम्स बने हुए हैं कई सारे, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, तब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आगे वाले में तभी भराएगा जब इसका पेट भर जाएगा। मतलब नहीं समझे आप, देखिए क्या है ना, अगर आप शादी में गए हुए हैं, ठीक है, अगर आप शादी में मान लीजिए सुनिए, आप मान लीजिए किसी होटल में गए और वहाँ पे एक चीज़ चल रहा है कि जब तक एक इंसान पेट भर के नहीं खा लेगा तब तक दूसरे को हम सर्व नहीं करेंगे। क्या है, जब तक एक इंसान पेट भर के नहीं खाएगा तब तक हम दूसरे को नहीं सर्व करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब तक इसका पेट नहीं भर जाएगा, जब तक इसके ऑर्बिटल्स सबशेल नहीं भर जाएगा तब तक इस पर नहीं आएगा, जब इसका भर जाएगा तब इस पर आएगा, जब इसका भर जाएगा तब इस पर आएगा, जब इस पर भर जाएगा तब इस पर आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बढ़ते, जैसे जैसे सेल बढ़ता है तभी आगे बढ़ेगा। यानी जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ तभी जाएगा जब लोअर एनर्जी वाले का पेट भर जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, यही आप-बाउ प्रिंसिपल है। अब देखिए इसके बाद क्या है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्होंने क्या बोला, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्होंने बोला ना कि भैया देखिए चारों क्वांटम नंबर, क्वांटम है ना, चारों क्वांटम मैकेनिज्म के चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और स्पिन, ये चारों किसी भी एटम के लिए बराबर नहीं हो सकता है। ये चारों किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के लिए बराबर नहीं हो सकता है। यानी के, एल, एम और एन की वैल्यू, मान लीजिए अगर दो एटम हैं, एक एटम ए एक एटम बी, के एन, एल, एम और आई, स्पिन को स्मॉल एस से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्या होगा, किसी भी के लिए इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, किसी के लिए भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। क्या होगा, अलग एटम है तो अलग अलग नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए ये तो बता दिया पाउली ने। ठीक है, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बोलता है, देखिए हुन्स रूल के बारे में हम आपको बताते हैं। हुन्स रूल बोलता है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल सेम सबसेल कैन नॉट बी टेक प्लेस अंटिल द ऑर्बिटल ऑफ द सेम। अब क्या बोलता है हुन्स रूल, क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक सबसेल है, ठीक है, जिसमें 3 कमरे हैं, था ना 3 कमरे वाला एक घर, ये घर है, इसमें 3 कमरे हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, उन्होंने ये बोला कि पहले इस वाले सबसेल में एक जाएगा, फिर इस वाले सबसेल में एक जाएगा, फिर इस वाले सबसेल में एक जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बचा तो फिर यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाते हैं। यानी पहले क्या किया जाता है, पहले एक एक दिया जाएगा, फिर 2 2 दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये क्या है,
हुन्स रूल, हुन्स ने कहा कि जब तक, हुन्स का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखिए हुन्स रूल का मैंने लिखता हूँ, हुन्स रूल, द पेयरिंग ऑफ electrons in orbital of a same subshell cannot take place until all orbitals are singly occupied with parallel spin। ठीक है, पैरेलल स्पिन। हुन्स रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग सेम एनर्जी सबशेल में तब तक नहीं होगी जब तक क्या हो, जो बाकी सबशेल है उसमें भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाएं जो कि सेम स्पिन के हों। जैसे देखिए हमारे पास एक घर है जिसमें क्या है, 5 कमरे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कमरे हैं, सब में एक एक आदमी चले गए, ठीक है, सब में क्या हुआ, एक एक एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन चले गए, सब तक एक एक क्लॉक इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब क्या, जब इसमें सब में भर जाएगा, अगर मान लीजिए इसमें नहीं भरा है और हम यहाँ पे पेयरिंग शुरू करते हैं तो ये अलाउड नहीं है हुन्स रूल के हिसाब से, ठीक है। जब तक सब में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाएंगे तब तक क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है, सबसे बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुट किया जाता है और कितना पुट किया जाता है, ये कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ठीक है। कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अब इसका रूल क्या है, एनर्जी लेवल्स के हिसाब से होता है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले रखाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बाद में रखाएगा। तो चलिए देखिए कैसे होता है। हम अगर लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है, 3d 4d 5d 4f, ठीक है। अब ये क्या होगा ना, ये हम ऐसे चलें, ठीक, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। यानी ये क्या होगा, हमेशा पीछे से ही शुरू किया जाएगा। कहाँ से शुरू किया जाएगा, हमेशा पीछे से शुरू किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, 1s 2s 3s ये क्या है, सबशेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रहना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है। चलिए अब इसको लिख देते हैं हम कहीं पे, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1s 2s 2p 3s, हाँ 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ठीक है।
ऐसे ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये है क्या, अब देखिए एस वाले में अगर एस सबसेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी सबसेल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी है तो उसमें 10 आएंगे, और एफ है तो उसमें कितने आएंगे, 14 आएंगे। कितने आएंगे, 14 आएंगे। ठीक है, इसमें कितना सबसेल होता है, 1, इसमें 3, इसमें कितना होता है 5, और इसमें कितना होता है 7। अगर इसमें 1 कमरा, 3 कमरा, 5 कमरा और 7 कमरा है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2, 6, 10, 14। ठीक है, चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स या फिर जो भी आपको है वो आप अपनी बुक से देख के पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी बुक से देख के पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं शेप्स ऑफ सेल। ठीक है, शेप्स ऑफ सेल पढ़ाएंगे, देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। शेप्स ऑफ सेल, चलिए शेप्स ऑफ सेल, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार घर में इसको बनाने की कोशिश करिएगा और हो सके तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, कोई रोक देगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब शेप्स ऑफ सबसेल देखते हैं हम लोग। सबसेल के क्या शेप्स होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ मेनली पढ़ना है एस और पी का। किसका पढ़ना है, एस एंड पी का। ठीक है, अब देखिए एस वाला सबसेल जो होता है, एस सबसेल, ठीक है, वो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, एस वाला जो सबसेल होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, और पी वाला जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, देखिए ये पी है, डम्बल्ड बेल शेप, क्या उसको बोलते हैं, डम्बल्ड बेल शेप। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, px है, क्या है, px सबसेल है। ठीक है, ये क्या है, py सबसेल है। ठीक है, ये क्या है, py सबसेल है। ठीक है, और ये क्या है, ये pz सबसेल है, क्या है, pz सबसेल है। ठीक है, py pz px py pz। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगर हम डी ऑर्बिटल्स को देखें तो उसमें हमें क्या क्या मिलते हैं, देखिए चलिए पहले इसको आप देख के नोट कर लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया होगा, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो इसीलिए बता देता हूँ। इसको कौन सा बोलते हैं, डम्बल्ड बेल शेप बोलते हैं, जो कि पी का किस फॉर्म में, तीनों सबसेल होते हैं पी में देखिए कितने सबसेल होते हैं, एस में कितने सबसेल होते हैं, 1 सबसेल होते हैं, पी में 3 होते हैं, पी में कितने सबसेल होते हैं, 3 सबसेल होते हैं। ठीक है, एक का नाम px py और pz होता है, कितना होता है, py px py और pz होता है। ठीक है, तो ये px है, ये py है और वो pz है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हमारे क्वाड्रेटन्स होते हैं ना, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, होते हैं ना। जैसे आप अगर देखा जाए तो ये मेरा हाथ, ठीक है, और ये चीज़, ये तो एक 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ठीक है, ये तीनों भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं डी वाला। डी ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं देखिए जरा, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। चलिए डी वाला बना के देखते हैं एक बार कैसे बन रहा है डी वाला। यही हमारा लास्ट टॉपिक है सब इसका चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है, एक रिवीजन चल रहा है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या होगा भैया, डी एक्स वाई, क्या है, डी एक्स वाई, डी और डी, हम नाम खुद भूल जाते हैं, डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी वाई जेड डी जेड एक्स, और अगला क्या है,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 4 है। और अगला वाला क्या है, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या है कि डी एक्स वाई कैसे बनेगा, डी एक्स वाई कैसे बनेगा। डी एक्स वाई कैसे बनेगा, देखिए अगर हम इसको z मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो कैसे बनेगा, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं और इसको z मान रहे हैं, तो कैसा बनेगा, देखिए ठीक है, ये ऐसे आया, ठीक है, और ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये वाला कैसे बनेगा, देखिए इसको हम y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा ये वाला, ये ऐसे बन गया, ये वाला कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये क्या ऐसे बनेगा, डी एक्स स्क्वायर वाला कैसे बनेगा, देखिए देखिए y पे ही रहेगा, ये अगर ये z है, ये y है और ये x है, ये x है, ठीक है। देखिए ये ऐसे बनेगा एक, ठीक है, और ये क्या बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला क्या है, देखिए डी एक्स स्क्वायर हम यहीं साइड में बना देते हैं, इस वाला ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला मिटा दे रहे हैं। चलिए डी एक्स स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा, चलिए डी एक्स स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा, ये y है और ये x है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह बनता है डम्बल्ड बेल्ट प्लस रिंग, ठीक है, ये स्पेयर भी आएगा, डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 5 तरह के डी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अब यही था इस चैप्टर का लास्ट, जितने रूल्स पढ़ाए हैं उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने सब कुछ पढ़ाए उससे बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा दिया सफिशिएंट है नीट के लिए, अगर इसको जम के पढ़ लिए, इतने रूल्स को, इतने सब कुछ को जम के पढ़ लिए और जम के क्वेश्चन लगा लिए, तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में, ठीक है, सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेशली है अभी, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ के हम ख़त्म करेंगे जल्दी से, ठीक है, वो भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। बाय।